हेलो स्टारियन। नीट एग्ज़ाम 21 जून को है और री नीट एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसके लिए हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें एनसीईआरटी को रैपिडली रिवाइज़ करेंगे हम लोग। और इसमें हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन की नोट्स बना दिया है जो एनसीईआरटी बुक में जो कंटेंट्स हैं, और उसको हम लोग बहुत ही कम समय में रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम बेसिकली जो एनिमल फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन रिवाइज हो जाएगा और इसको आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन ह्यूमन में कैसे होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन इनटेक कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जो एनाटमी है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की, उसके बारे में बात करेंगे। और फिजिकल मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे करेंगे, इसके अलावा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि अल्वियोलाई में और टिश्यू लेवल पे कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म देखेंगे, कैसे ब्लड का में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। और लास्ट में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के साथ साथ जो डिसऑर्डर एंड डिजीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो एकदम एनसीईआरटी की हेडिंग है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में क्या है बेसिकली, देखो हम लोग जो ऑक्सीजन को क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं कि सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, उनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। तो सेकेंड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक प्रोसेस। जब हम इस तरह से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बेसिक बात है, सबको पता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग को बाहर एक्सपायर करना होता है। The process of exchange of O2 from the atmosphere and CO2 produced by the cell is called breathing। को ब्रीदिंग बेटा, ब्रीदिंग का मतलब यही होता है कि हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल रिलीज़ करती है उसको बाहर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि एक रिस्पायरेशन का पार्ट है, लेकिन हम लोग कॉमनली इसको रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे रिस्पायरेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग को ही रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। अब जैसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनके हैबिटेट अलग हैं, अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो भी डिफरेंट होता है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे कोई सिंगल सेल वाले एनिमल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो इसी सेल मेम्ब्रेन इनका ब्रीदिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि यहीं से सेल का यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिमिलरली अगर बात करें जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अगर हम लोग बात करें स्पंजेस की या फिर निडेरियंस की जो टिश्यू लेवल है, तो यहाँ पे ये अपने बॉडी वॉल से, बॉडी सरफेस से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस हैबिटेट में रहते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। अब देखो, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट एंड फ्लैट फॉर्म, दे एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाई सिंपल डिफ्यूज़न। तो देखो अभी हमने बताया जैसे कि अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, और ये पूरे इनके बॉडी सरफेस से होता है। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म यूज़ देयर मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर रिस्पायरेशन। अर्थवर्म अपने क्यूटिकल को, इनके क्यूटिकल मॉइस्ट होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। अगर ड्राई क्यूटिकल हो जाएगी तो गैस का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उनके अर्थवर्म के बॉडी में डॉर्सल पोर्स होते हैं जहाँ से सिलोमिक फ्लूइड निकलता है जो स्किन को मॉइस्ट कर देता है, और इसी मॉइस्ट स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है बेटा, देखो पतली ट्यूब्स होती हैं जिसको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, जो पूरे बॉडी में एक तरह से नेटवर्क होता है इस ट्यूब का, और इसी ट्यूब के रास्ते ऑक्सीजन गैस इनके बॉडी के अंदर आती है, और इस तरह से जो गैसेज है इसका ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैकियल सिस्टम से। तो इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, यानी ट्रैकिया होती है, ट्रैकी होती है, जिससे वो ब्रीथ करते हैं। गिल्स, गिल्स को हम लोग ब्रैकियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये देखो वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पूरे बॉडी में ऐसे पहुँचाता है। तो गिल्स जो होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए या मॉलस्क हो गए, उनका ब्रीदिंग ऑर्गन हो गया। वैसे आप वर्टिब्रेट में बात करें तो फिशेज़ में भी गिल्स होते हैं और वो गिल से सांस लेते हैं।
लंग्स की बात की जाए तो लंग्स को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये वेस्कुलराइज बैग होते हैं, मतलब एक तरह से लंग्स को हम लोग वेस्कुलराइज बैग कहा गया है, जहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसी लंग्स के थ्रू करते हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स में आप जानते हैं लंग्स होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो फिशेज़ होते हैं उसमें पहले ही बता चुके हैं कि गिल से वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर गिल्स है जो कि गैसेस को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी से। वेयर द रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। अब यहाँ पे जो को ये अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें तो पहला वर्टिब्रेट फिश है जहाँ पे गिल से ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियन देखो स्किन से सांस लेते हैं, इसके अलावा लंग से भी ले सकते हैं, और बेसिकली वो जब लैंड पे रहते हैं तो बकोफेरेंजियल स्पायरेशन भी होता है। लेकिन जो टेडपोल होता है उनका लार्वा होता है जो फिश लाइक होता है वो गिल से ब्रीथ करते हैं। लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, अभी किससे ब्रीथ करेंगे? लंग से ब्रीथ करेंगे। एम्फीबियंस में अभी हमने बताया कि मोस्टली क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, मतलब स्किन से होता है, मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे लंग से भी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रॉग में डायाफ्राम नहीं होता है इसलिए लंग से बहुत इफ़िशिएंटली वो ब्रीथ नहीं कर पाते। और एक दूसरी पॉइंट होती है कि लंग, जो फ्रॉग का लंग्स होता है पॉजिटिव प्रेशर टाइप का होता है, तो उसके लंग्स में आसानी से एयर अंदर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से लंग से वो सांस बहुत कम ले पाते हैं। मैमल हैव वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग में पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है एंडोडर्म से डेवलप होता है, और इसके अंदर वन पेयर नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसको ओपनिंग कहा जाता है, और वो अपर लिप के जस्ट ऊपर होता है। द नॉस्ट्रिल लीड टू द नेज़ल चैम्बर। जो नाक की ओपनिंग होती है वो नेज़ल चैम्बर में खुलती है, और इसके बाद नेज़ल पैसेज के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे नेज़ल चैम्बर जो होता है ये ओपन होगा फेरिंग्स में। तो बेटा देखो, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होता है जिसके अंदर जो ओसोफेगस है वो भी खुलता है गलट के रूप में, और साथ ही साथ जो आपका ट्रैकिया है वो ओपन होता है ग्लॉटिस के रूप में। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ट्रायंगुलर फ्लैप होता है, इसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। जब आप फूड को खाते हैं तो फूड गलती से ट्रैकिया में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करता है एपीग्लॉटिस। तो ध्यान रखना, फेरिंग्स जो होता है कॉमन चैम्बर है जहाँ पे नेज़ल चैम्बर आके ओपन हो रहा है। एपीग्लॉटिस फ्रॉग में एब्सेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, द फेरिंग्स ओपन इनटू ग्लॉटिस। अभी हमने बताया कि फेरिंग्स में ग्लॉटिस जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की होती है, जहाँ पे उसका फर्स्ट पार्ट को लैरिंग्स कहा जाता है। तो लैरिंग जो होती है वो आप कह सकते हैं कि ग्लॉटिस के थ्रू ओपन होता है। तो यहाँ पे लैरिंग्स जो होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है बेसिकली। लैरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया या अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। और इसी लैरिंग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में जो लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है उसको थायरॉयड कार्टिलेज कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एपिग्लॉटिक कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट और एरिटिनॉयड, इस तरह डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। अब हमने बताया कि एपिग्लॉटिस एक इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जो कि ग्लॉटिस को प्रिवेंट कवर कर लेता है ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, जिसकी वजह से फूड का एंट्री लैरिंग्स में नहीं हो पाता। द ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। देखो, जो ट्रैकिया एक लंबी सी ट्यूब होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, और इसमें लगभग 20 ट्रैकियल रिंग्स होते हैं जो सी शेप के हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, जिससे ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती। और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रल लेवल जो होता है वहाँ पे ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाती है 2 पार्ट में, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। तो ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles। तो बेटा यही प्राइमरी ब्रोंकाई फिर चेंज हो जाता है सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में, और फाइनली ब्रोंकियोल्स में। तो बेटा देखो, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तो सपोर्ट करते हैं ट्रैकियल रिंग से, लेकिन बाद वाले जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें ट्रैकियल रिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्सिबल हो सकते हैं। अब जो ब्रोंकियल्स इन डब वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्व्यूलाई। तो ब्रोंकियोल लास्ट में अल्व्यूलाई में चेंज हो जाता है, जो कि एक सॉकेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, हाईली वेस्कुलराइज होता है। अब कह रहा है कि द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो अभी हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये सपोर्ट करते हैं ट्रैकियल रिंग से, जिसकी वजह से नॉन कोलैप्सिबल होते हैं। तो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होता है,
लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह होंगे वहाँ पे इस तरह की रिंग्स नहीं पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ट्रैकियल रिंग्स जो होती हैं जिसकी वजह से नॉन कोलैप्सिबल होता है। देखो बेटा सारी एनसीईआरटी की लाइन है, पॉइंट वाइज हमने एकदम बना दिया है और इसको इंपॉर्टेंट लाइन को भी अंडरलाइन कर दिया है जिससे कि आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्व्यूलाई कंप्राइजेज द लंग्स। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि लंग्स जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा एक ब्रांच नेटवर्क है और ये इसमें ब्रोंक्यूल्स तक से लेके अल्व्यूलाई ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को हम लोग लंग्स कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल वॉल लेयर्ड प्लूरा। तो लंग के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं। बेटा 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की तरफ पैराइटल प्लूरा होता है और अंदर की तरफ जो लंग के जस्ट सरफेस पे होता है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं और ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा। तो ये जो पैराइटल और विसरल प्लूरा होते हैं उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इनमें फ्रिक्शन कम होता है और ये मतलब एक तरह से विस्कस फ्लूइड कह सकते हैं जो इनको एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जिससे लंग्स में फ्रिक्शन कम कर देता है, जिससे लंग आसानी से एक्सपेंड कर सकती है। कभी कभी बेटा इसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से लंग को एक्सपेंड करने में दिक्कत आती है, तो इसको हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरिसी कहा जाता है। ठीक है। वैसे एयर भी बढ़ सकता है तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहेंगे और अगर ब्लड भर गया तो उसको हीमोथोरैक्स कहेंगे। ये अब नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। तो हमने कहा द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है जिसको पैराइटल प्लूरा कह रहे हैं वो बॉडी वॉल के इनर सरफेस पे होगा और जो इनर प्लूरा होगा वो लंग के सरफेस पे होगा जिसको विसरल प्लूरा कहेंगे। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। अब देखो बेटा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को आपके लंग्स तक ले आता है और दूसरा एक्सचेंज पार्ट जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का स्ट्रक्चर होता है उसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं और इसके अलावा जो अल्व्यूलाई और अल्व्यूलर डक्ट्स होते हैं लास्ट वाला पार्ट उसको एक्सचेंज या रिस्पायरेटरी पार्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू अल्व्यूलाई। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है अल्व्यूलाई तक एयर को ले आना। द कंडक्टिंग पार्ट क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई एंड ब्रिंग द बॉडी टम। देखो बाहर से जो एयर आती है उसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम है उसको प्यूरीफाई करना, साफ़ करना और साथ ही साथ उसको बॉडी के टेम्परेचर पे ले आना जिसका काम है एयर कंडीशनिंग करना, जिससे कि वो आसानी से एयर लंग्स में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। The exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between the blood and atmospheric air। तो एक्सचेंज पार्ट बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है, आप सभी को पता अल्व्यूलाई वाले सरफेस पे, और यही एक्सचेंज जो टिश्यू लेवल पे भी होता है। ठीक है। अब बात करेंगे थोरैसिक कैविटी स्ट्रक्चर। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। तो आपका लंग जो होता है वो थोरैसिक चैम्बर में होता है। देखो बॉडी कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है क्योंकि यहाँ पे डोम शेप का डायाफ्राम है जो बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट को हम लोग थोरैसिक चैम्बर कहते हैं और लोअर पार्ट को एब्डोमिनल चैम्बर कहते हैं और लंग्स आपका थोरैसिक चैम्बर में होता है। Thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum। तो आगे के साइड में स्टर्नम होता है जिसको हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं और पीछे का डॉर्सल साइड होता है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है और जो लेटरल साइड होता है वो रिब्स होती हैं जो थोरैसिक केज बनाती हैं और उसी के अंदर लंग्स होता है। और नीचे की तरफ जो लोअर साइड होता है वहाँ पे आप जानते हैं डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम ही इसका बेसल पार्ट बनाता है थोरैसिक केज का। The anatomical setup of lung in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflect in the lungs। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एनाटॉमिकल चैम्बर है कि इसमें ज़रा भी अगर चेंज होता है कोई भी वॉल्यूम का तो ये इसकी वजह से ये लंग्स की जो कैविटी है वो उसमें बदलाव आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से जैसे आप जानते हैं थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है जिसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है और एयर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है या अंदर की एयर बाहर जा सकती है। Such an arrangement is essential for breathing and we can not directly alter the pulmonary volume। देखो बेटा
इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाते घटाते हैं, जिससे अंदर का प्रेशर चेंज होता है और इसकी वजह से फिर आप एयर को आप इस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाते हो। तो ये पल्मोनरी वॉल्यूम को अपने आप डायरेक्टली आप अल्टर नहीं कर सकते, इसके लिए एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें कि मसल्स का रोल होता है, डायफ्राम का रोल होता है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ते घटते रहते हैं। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व 5 मेन स्टेप। अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो 5 जो कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है अंदर आती है, जिसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस हो सकती हैं। और इसी तरह से जो अल्वियोलर एयर के अंदर जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर अंदर से आ रही है, उसको हम लोग बाहर करते हैं, रिलीज़ आउट करते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो होता है डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब जब लंग्स में अल्वियोलाई में एयर आ गई तो वहाँ पे उसका डिफ्यूज़न होता है, वो सेकंड स्टेप है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, जो वहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और वहाँ पे आपको पता है कि अल्वियोलाई वेस्कुलाइज होती हैं, ब्लड होता है, तो उस ब्लड के अंदर ये गैसेज आसानी से वहाँ पे इंटर कर जाते हैं। अब फोर्थ स्टेप है डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जैसा कि बेटा हमने पहले भी बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज दो जगह होता है, एक तो अल्वियोलाई में होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर ब्लड के अंदर आती है और ब्लड वाली एयर जो है एटमॉस्फेरिक यानी अल्वियोलाई में जाती है। इसी तरह का जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो टिश्यू पे पहुंच के वहाँ भी एक्सचेंज होता है और टिश्यू के अंदर ब्लड से ऑक्सीजन अंदर आता है और साथ ही साथ टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो एयर वो ब्लड के अंदर जाता है, तो वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। और जो फिफ्थ पार्ट होगा वो ऑक्सीजन को सेल यूटिलाइज करेंगी और कैटाबोलिक रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, ये पूरा सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बारे में सुने होंगे, जो सेल बायोलॉजी में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से 5 स्टेप हो गए। अब बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो बेटा देखो, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेप, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन, मतलब बाहर की एयर आपके लंग्स में आती है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अल्वियोलर एयर जो होती है वो रिलीज आउट होती है, बाहर की तरफ जाएगी। Movement of air into and out of the lung is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmospheric air। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लंग से अगर एयर को बाहर जाना है तो लंग के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें बाहर से एयर को अंदर लाना है तो लंग का प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर इन और आउट होती रहती है। इंस्पायरेशन होकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारा लंग निगेटिव प्रेशर टाइप का है, यानी लंग के अंदर का प्रेशर कम होगा इन्वायरमेंट के प्रेशर से, तो बाहर की एयर लंग्स में आसानी से पहुंच जाती है। देयर इज़ द निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के समय हमारे लंग का जो अंदर का प्रेशर है वो निगेटिव प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यही हमने बताया था फ्रॉग में उसका लंग पॉजिटिव प्रेशर टाइप का होता है, इसलिए उसके लंग्स में एयर आसानी से नहीं आ पाती। और इसी तरह बेटा जब एक्सपायरेशन करना होता है तो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाइयर होता है, जिसकी वजह से एयर आसानी से लंग से बाहर चली जाती है और एटमॉस्फेरिक एयर में पहुंच जाती है। The diaphragm and the specialized set of muscle like external intercostal muscle and internal costal muscle between the ribs help in generation the such gradient। तो बेटा देखो ये जो प्रेशर चेंज होता है ना, उसके लिए मसल्स इन्वॉल्व होती है। अब दो रिब्स के बीच जो मसल्स होती है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। उसमें एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और एक मेजर मसल जो डोम शेप का है डायाफ्राम। ये तो देखो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी वजह से डायाफ्राम फ्लैट और स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होता है तो स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाता है, और ऐसा होने से थोरेसिक वॉल्यूम सडनली इंक्रीज़ कर जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट जाने से जाहिर सी बात में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है तो उसकी एयर आसानी से लंग्स में आ जाएगी, और इसी को हम लोग इंस्पायरेशन कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है
की इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब डायफ्राम कांटेक्ट होता है तो जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज़ करता है, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे इंक्रीज़ कर जाता है। और इसी तरह से जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होता है तो जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है वो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हुआ डायफ्राम अपवर्ड एंड आउटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डायफ्राम कांटेक्ट होने पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होने पे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करेगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इस तरह से पल्मोनरी वॉल्यूम जो इंक्रीज़ कर जाता है तो प्रेशर लेस हो जाएगा, और प्रेशर लेस हो जाएगा तो अंदर एयर आसानी से आएगी, और इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहेंगे। क्योंकि इस प्रोसेस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। Relaxation of diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position। अब जैसे जो मसल कांटेक्ट हुई थी उसको रिलैक्स कर देंगे तो स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, और डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा। इसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम जो है कम हो जाएंगे, और कम होने से प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो एटमॉस्फेरिक जो अंदर का लंग्स के अंदर एयर है वो बाहर जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सपायरेशन कहेंगे। तो एक्सपायरेशन में बेटा जो मसल्स कांटेक्ट हुई थी वही रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कोई रोल नहीं है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल तब काम करती है जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। तो इससे इस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होगी तो स्टर्नम और इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएगा, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम और लेस हो जाएगा और अंदर प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर पाओगे। तो इसमें सम एब्डोमिनल मसल्स भी कांटेक्ट होती हैं और साथ ही साथ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट होती है, जिससे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर पाते हो। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीद अबाउट 12 टू 16 टाइम पर मिनट। तो 12 से 16 बार नॉर्मल सांस लेते हैं हम लोग एक मिनट में, इसको हम लोग यूपनिया कहते हैं। और अगर हम ज़्यादा बार सांस लें तो इसको हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे। अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो एपनिया कहेंगे, माने नो ब्रीदिंग। और अगर सांस लेने में डिफ़िकल्टी है तो उसको डिस्निया कहेंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। The volume of air involved in breathing movement can estimated by using spirometer। अब बेटा देखो, जो एयर अंदर आ रही है लंग्स में या बाहर जा रही है उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। स्पायरोमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे इस वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेज़र करता है, और इस पूरे टेक्निक को हम लोग स्पायरोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वाइल द नॉर्मल एक्सपायरेशन इज़ पैसिव प्रोसेस, पहले ही बता चुके हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज़ ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल और सम एब्डोमिनल मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। द डायफ्राम इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग 75% ऑफ द एफर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, तो करेक्ट आंसर होगा डायफ्राम, क्योंकि ये लगभग 75% पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ब्रीदिंग के लिए। The most of the diaphragm changes the volume of the thoracic cavity in the vertical longitudinal plane। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह से डायफ्राम के चेंज कॉन्ट्रैक्शन से किस तरह के चेंजेस होते हैं thoracic cavity में। The ribs moves like a bucket handle to increase lateral thoracic volume। ठीक है, तो थोरेसिक वॉल्यूम जैसे रिब्स जब कांटेक्ट होती है तो स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड जाती है, जैसे बकेट का हैंडल होता है, आप इसको एक बार ऐसे उठाइए गिराइए, उसी तरह से ये काम करता है। द स्टर्नम मूव्स लाइक पंप हैंडल। स्टर्नम जो है पंप हैंडल की तरह काम करता है टू इंक्रीज द डॉर्सोवेंट्रल डायमीटर। ठीक है, द विसरल प्लूरा इज़ अटैच टू द लंग्स पैरेन्काइमा। तो अगर आपसे पूछें, वो पहले शुरू में बता चुके थे, दो प्लूरल मेम्ब्रेन थे, एक पैराइटल प्लूरा दूसरा विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा लंग सरफेस से क्लोजली अटैच होता है, और जो पैराइटल प्लूरा है वो थोरेसिक वॉल से अटैच होता है। सरफेस टेंशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड कीप द टू प्लूरल टुगेदर। तो यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड्स होता है वो बेसिकली इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। इफ़ द थोरेसिक वॉल्यूम इज़ पंक्चर्ड द लंग कोलैप्स। अब देखो भाई, अगर थोरेसिक वॉल्यूम में छेद हो जाए तो एटमॉस्फेरिक एयर बहुत तेज़ी से रस करके जाएगी और लंग के ऊपर इतना प्रेशर लगा देगी बाहर से कि लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह से ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, तो इस तरह से
अगर एयर तेज़ी से रश करती है तो लंग्स को कोलैप्स कर देगा। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और इसको मेज़र करने के लिए स्पायरोमीटर यूज़ किया जाता है, जिसमें आप एयर को ब्लो करते हैं या सक करते हैं तो एयर जो पाइप के रास्ते जाती है उसको मेज़र कर लेती है मशीन और बताती है कितनी एयर अंदर आ रही है बाहर जा रही है। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात करा जाए तो देखो वॉल्यूम और कैपेसिटी में बेटा क्या डिफरेंस है। वॉल्यूम एक अमाउंट ऑफ एयर होती है जो लंग्स पे जाती है, लेकिन अगर एक से अधिक वॉल्यूम आपस में जुड़ जाए तो उसको कैपेसिटी कहेंगे। तो याद रखना जब भी कैपेसिटी वर्ड आएगा तो ये समझ लेना कि इसमें एक से अधिक वॉल्यूम आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम है तो वो सिंगल अमाउंट ऑफ एयर होगी। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, तो उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। 500 ml होता है। जब आप नॉर्मल बिना एफर्ट के ब्रीथ कर रहे हो तो वही एयर उसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से, देखो आप एक बार में 12 से 16 मिनट टाइम्स सांस लेते हो एक मिनट में, और एक बार में 500 ml वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो तो एक मिनट में कितना यूज़ करोगे, जिसको मिनट वॉल्यूम कहा जाए। तो मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रिस्पायरेटरी रेट, तो ये हो जाएगा 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें आईआरवी, देखो आईआरवी क्या होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर फोर्सफुली और कितना अमाउंट ऑफ एयर आप ले पाते हो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हम लोग आईआरवी कहते हैं। ध्यान रखना इसमें टाइडल वॉल्यूम नहीं जुड़ा है, अगर ये जुड़ा होता तो कैपेसिटी बन जाता, लेकिन ये क्या है वॉल्यूम है। तो इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। अब इसी तरह कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, यानी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और कितना एक्सपायर करोगे उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। वो लगभग 1000 से 1100 ml होगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखना ये इसमें टाइडल वॉल्यूम नहीं जुड़ा है, अगर जुड़ा होता तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाता। अब बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप ताकत के साथ एक्सपायर कर दिए उसके बाद भी कुछ एयर आपके लंग्स में रह गई जो बिल्कुल नहीं निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम हमें लगभग जो होता है 1100 से 1200 ml होता है। ध्यान रखना बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 1000 से 1100 था, ये 1100 से 1200 ml है। और देखो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम चूँकि लंग्स में हमेशा रहती है, निकलती नहीं है, इसलिए इसको आप स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर पाते। इसको इनडायरेक्टली मेज़र किया जाता है कि एयर कितनी अंदर आई थी कितनी बाहर जा रही है, तो जो बच गई होगी वो होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करेंगे कैपेसिटी की, तो हमने बताया था इसमें एक से अधिक वॉल्यूम जुड़ा होता है, इसको कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम आप कितना इंस्पायर कर पाते हो, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी जोड़ दो तो वही हो जाएगा आईसी। तो आईसी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर पाओगे, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आप जोड़ दो तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप देखिए इसमें जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, मतलब कि आप एक्सपायर कर दिए फोर्सफुली और उसके बाद भी लंग्स में कितनी एयर रह गई, उन दोनों का जो अमाउंट होता है जोड़ दोगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी, यानी फंक्शनली कितना रेजिडुअल बचा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। अब वाइटल कैपेसिटी की बात की जाए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्रीद इन मतलब हो गया आईआरवी, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब हो गया ईआरवी, और टाइडल वॉल्यूम तो अपने आप आता रहता है, तीनों को जोड़ दोगे तो वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। वाइटल कैपेसिटी इज ऑल्सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम ब्रीद आउट करते हो, यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन आईआरवी के बाद जो मैक्सिमम फोर्स आउट करते हो ईआरवी करते हो वो वाइटल कैपेसिटी है।
तो टोटल लंग कैपेसिटी में बेटा जितने वॉल्यूम्स है थे सबको जोड़ दो तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा। मतलब कि एक हो गया टाइडल वॉल्यूम, दूसरा हो गया IRV, तीसरा हो गया ERV और साथ ही साथ रेजिडुअल वॉल्यूम भी हो गया। तो तीनों को जोड़ दोगे सब तो ये सब जोड़ने पे TLC बन जाएगा। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी प्लस RV भी कह सकते हो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम आते थे, IRV ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो गया TLC। TLC लगभग 5000 से 6000 ml होता है ह्यूमन में, यानी सारे वॉल्यूम को जोड़ने पे ये अमाउंट आता है। अब एक टर्म आता है डेड स्पेस एयर। बेटा डेड एयर स्पेस से नाम से लग रहा है कि कहीं कहीं ऐसा एयर जो डेड के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डेड एयर स्पेस वो होता है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एयर तो होती है बट गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है। आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम 500 लेते हो, लेकिन आपके अल्वियोलाई में लगभग 350 ml ही पहुंचता है, बाकी कुछ ट्रैकिया और ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में ही रह जाता है और वो एक्सपायरेशन में आप उसको बाहर कर देते हो। तो वो एयर जो गैसियस मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तो आई थी बट गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हुई, उसको हम लोग डेड एयर स्पेस कहते हैं। ये लगभग 30% होता है टाइडल वॉल्यूम का। तो 30% लगभग 500 का कितना हो जाएगा, 150 ml। तो 150 ml ऐसी एयर है जो लंग्स में तो आई थी लेकिन आप उसको गैस के एक्सचेंज में भाग नहीं लिए। अब एक टर्म होता है अल्व्यूलर वेंटिलेशन, मतलब आपके अल्व्यूलाई में कितना वॉल्यूम आया था 1 मिनट के अंदर। तो आपको मालूम है कि टाइडल वॉल्यूम में से डेड एयर स्पेस हटा दोगे तो वही अल्व्यूलाई में आया था, और 1 मिनट में मतलब ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्व्यूलर वेंटिलेशन निकल जाएगा। वाइटल कैपेसिटी इज़ हाइयर इन एथलीट्स एंड लोअर इन स्मोकर्स। देखो जिनका लंग बहुत स्ट्रांग होता है उनकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है जैसे एथलीट्स में, और जो स्मोकर्स होते हैं उनका लंग्स वैसे ही बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उनकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, सारे वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं तो टोटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम प्रिवेंट द लंग्स फॉर कोलैप्सिंग। देखो बेटा लंग्स में कुछ एयर हमेशा रहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स हो सकता है, इसीलिए लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा पड़ी रहती है। FRC फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी एक्ट एज ए बफर अलाउइंग कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो बेटा FRC जो होता है एक बफर का काम करता है जिसकी वजह से आप कॉन्टीन्यूस गैस का एक्सचेंज कर पाते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में। FRC बताए थे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। VC इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ रिस्पायरेटरी हेल्थ देन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो VC जो होता है एक अच्छा इंडिकेटर है आप कह सकते हैं, और इसको ये बताता है कि अगर VC अच्छी है तो आपका लंग भी बहुत अच्छा है, और अगर VC कम है तो लंग्स कमज़ोर होगा, जैसा कि स्मोकर से बताया है। कैपेसिटी आर कॉमनली द 2 और मोर वॉल्यूम, पहले ही बता चुके हैं। ऑल वॉल्यूम आर स्मॉलर इन फीमेल देन इन मेल। देखो फीमेल में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल के। अब बात करेंगे फिफ्थ जो हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्व्यूलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो अल्व्यूलाई में गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये बताया 2 साइड पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, अल्व्यूलाई पे, दूसरा ब्लड और टिश्यू में। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइड बाय सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। सभी को पता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो गैस एक्सचेंज है कुछ और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर गैस ब्लड में या वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है तो ज़्यादा अच्छे से एक्सचेंज करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा जो अल्व्यूलर थिकनेस मेम्ब्रेन है उसकी उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा थिकनेस है तो कम एक्सचेंज होगा, अगर कम थिकनेस है तो ज़्यादा एक्सचेंज होगा। जैसे कि निमोनिया में लंग्स के अंदर अल्व्यूलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो थिकनेस बढ़ जाती है, और थिकनेस बढ़ जाने पे गैस एक्सचेंज कम होने लगता है। तो थिकनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गैस एक्सचेंज के लिए। प्रेशर कंट्रीब्यूशन, देखिए मेनली जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वही इम्पैक्ट डालता है गैस एक्सचेंज में, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 इज़ एटमॉस्फेरिक एयर। देखो एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 159 mmHg होता है, और जब यही एयर आपके लंग्स में आती है तो थोड़ा सा वहाँ पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और 104 mmHg हो जाता है। इसी तरह से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे 40 mmHg हो जाता है।
इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट से टिश्यू तक जा रहा है वहाँ पे 95 mmHg हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 mmHg, अल्वियोलाई में 104 mmHg और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 mmHg और इसी तरह से जो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन होगा 40 mmHg होगा। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेरिक एयर में इसका जो होता है 0.3 mmHg होता है, बहुत कम हो गया। और इसी तरह जो अल्वियोलाई के अंदर आएगा, ठीक है, वहाँ पे 40 mmHg होता है। और जो आप देखे होंगे कि जब एटमॉस्फेरिक एयर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा अल्वियोलाई से, वहाँ पे 45 mmHg होता है। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि 45 से 40 की तरफ प्रेशर लगाएगा तो ब्लड से ऑक्सीजन चली जाएगी अल्वियोलाई के, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी और आप उसको एक्सपायरेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें 45 mmHg बताए। और टिश्यू के अंदर भी जब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे 45 mmHg है। तो ये जो एनसीईआरटी में ये आपको लिखा भी एक चार्ट के फॉर्म में, आप उसको याद कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गैस एक्सचेंज होता है। अगर पार्शियल प्रेशर हाई से कम की तरफ प्रेशर लगाता है जिससे गैस का एक्सचेंज हो पाता है। The gradient for CO2 in the opposite direction, tissue to blood and blood to alveoli। ठीक है। तो इस तरह से अल्वियोलाई में अगर एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ भी होता है और टिश्यू में अगर देखें तो वहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, ये ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अब जैसे सॉल्बिलिटी भी एक फैक्टर बताए थे, तो सॉल्बिलिटी जो होता है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है तो ज़्यादा आसानी से एक्सचेंज करेगा। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to oxygen। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिफ्यूज़ कर जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। अब जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की बात करें जो अल्वियोलाई में होती है वहाँ पे बेसिकली 3 लेयर होती है। अब 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले अल्वियोलाई की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, वो एक सिंगल लेयर हो गई। इसी तरह उससे एसोसिएटेड ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें एंडोथीलियम होता है, वो एक लेयर होती है। क्योंकि ये एपिथेलियम है तो इसके चारों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरह से अल्वियोलर एपिथेलियम और एंडोथीलियम बेसमेंट के बीच में दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, तो एक तीसरा लेयर हो गया जो कि नॉन सेलुलर लेयर होता है। तो इस तरह से ये 3 लेयर होती है जो कि गैसें इसको क्रॉस करके एक्सचेंज करती हैं। तो कौन कौन सी लेयर बेटा? एक हो गया थिन स्क्वैमस एपिथेलियल की लेयर, दूसरा एंडोथीलियल लेयर और तीसरा जो हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर। द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मच लेस, मिलीमीटर में होता है 0.5 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है। तो बहुत कम थिकनेस होती है इनकी। वही अभी बताया कि इन्फ्लेमेशन में अगर थिकनेस बढ़ जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में दिक्कत आएगी। ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूज़न ऑफ O2 फ्रॉम अल्वियोलाई टू टिश्यू। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो फेवर करेंगे ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न के हेल्प के लिए। ऑल फैक्टर आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूज़न ऑफ CO2। देखो, आपको पता है कि अल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ब्लड में लाना है, तो वहाँ पे सारे फैक्टर फेवर करते हैं कि अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाए। और टिश्यू लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में भेजना होता है, तो वहाँ पे ऐसा फैक्टर जो फेवर करेंगे वो CO2 को टिश्यू के अंदर अल्वियोलाई के अंदर भेजने में हेल्प करेंगे। द बेसमेंट सब्सटेंस इज कम्पोज्ड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है और यही एपिथेलियल सेल उसको सिक्रीट करती हैं। अब आपके टोटल लंग का जो सरफेस एरिया होता है वो लगभग 100 मीटर स्क्वायर होता है, जो रफली कहा गया टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। इफ़िशियंट चेंज इंश्योर द लार्जर सरफेस। देखिए लंग्स में बहुत ज़्यादा अल्वियोलाई होती हैं, लगभग 300 मिलियन अल्वियोलाई, और इतनी अल्वियोलाई होने से सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज आसानी से होती है। डिफ्यूज़न इज़ ए पैसिव प्रोसेस रिक्वायर नो एनर्जी। तो डिफ्यूज़न आपको पता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे होता है, पार्शियल प्रेशर में यहाँ पे हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैसेज आसानी से एक्सचेंज हो जाती हैं और यहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हम दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2 पार्ट में करेंगे। तो अभी पहला पार्ट में हम लोग
5 हेडिंग्स देखे और यहाँ तक समझे हैं। अब इसका पार्ट 2 जो आएगा ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आगे तक पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा दूसरे पार्ट में। तो बेटा आज के लिए इतना, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर एक बार खाली आप पूरा सुन लोगे तो एनसीईआरटी आपकी ऑटोमेटिक रिवाइज होती जाएगी। पॉइंट वाइज है, इसको थोड़ा मेहनत करके पॉइंट वाइज मैंने बनाया है, अपना एक नोट्स बनाया आपके लिए जिससे आसानी हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बार बार पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है। तो ऐसे में क्यों ना पूरा एनसीईआरटी को ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स में याद कर लें, जिससे कि हमेशा के लिए याद रहेगा और पूरी तरह से रिवाइज होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अभी हम सेकेंड पार्ट में इसका फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसके लिए, और इसको आप रिवाइज़ करिए। और अगर कोई सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, इसको हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।